नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, अब कुछ ही समय बचे हैं बिहार चुनाव को होने के लिए। ज़्यादातर चांसेस है कि नवंबर में चुनाव की प्रक्रिया होंगी। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो बिहार में एक्टिव हो गई और पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की भी कई सारी रैलियां बिहार में हो चुकी है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो पार्टियों के बीच में यहाँ पर या दो गठबंधन के बीच में यहाँ पर लगातार मुकाबला होता रहा है। एक और महागठबंधन लालू यादव के नेतृत्व में या यूं कहें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और अब उसमें वीआईपी शामिल, ये तो फिक्स पार्टियां। और इधर दूसरा जो है वो एनडीए, जिसमें कि इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी, इन सभी ने मिलकर के चुनाव लड़ा। लेकिन आपसी खींचतान की वजह से भी लोकसभा के परिणाम उस तरह से नहीं आए जिस तरह से आना चाहिए था। बिहार की राजनीति की अगर आप बात करें तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सटीक विश्लेषण और सटीक एनालिसिस किसी भी पार्टी के बारे में या किसी भी गठबंधन के बारे में करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर का समीकरण इस प्रकार से है कि अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मगध हो गया, मिथिलांचल हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। सीमांचल की अलग भूमिका है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा बंटा हुआ है क्षेत्रवाद के हिसाब से। शाहबाद का समीकरण आप अलग देख रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में वहाँ समीकरण चेंज हुआ और जो एनडीए को डेंट किया वो शाहबाद क्षेत्र ही था। हालांकि इस बार 2020 की तरह अभी तक तो चिराग पासवान अलग होकर या उस तरह की कोई बयाने नहीं आई है जिसमें कि वो अलग चुनाव लड़ें। लेकिन जिस प्रकार से ये 5 पार्टियां इंटैक्ट होकर के लोकसभा चुनाव लड़ी उस हिसाब से अभी तक तो ठीक। लेकिन जो एंट्री प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पार्टी को जब स्थापित किया था तो उस समय ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हाँ, प्रशांत किशोर का भले ये पहला चुनाव है, लेकिन उस समय लोग उतना तवज्जो नहीं दे रहे थे उनको कि प्रशांत किशोर ठीक है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो घूम घूम कर पूरे बिहार में पहले पदयात्रा उन्होंने की और अभी जिस प्रकार से जिला दर जिला अपना प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। अब इसका चुनावी दृष्टिकोण से कितना प्रभाव पड़ेगा इन दोनों गठबंधन के ऊपर, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रहे, ये तय मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बिहार के चुनावी समर में जरूर होगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर किसको डेंट करेंगे, किसकी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, महागठबंधन के या फिर एनडीए के। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर के लड़ने से
इन दोनों दलों को कुछ न कुछ तो डेंट होगा ही, ये बात तय है। और महागठबंधन के लिए दुविधा ये है, पिछले ही दिनों आपने देखा कि ओवैसी ने लालू यादव को एक पत्र लिखा था और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, जिस पर कि आरजेडी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आप सभी को याद रखना चाहिए कि एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बाहुल सीट है वहां पर चुनाव लड़ती रही है, उनके कैंडिडेट भी जीते हैं, पिछले बार भी 5 जीते थे और इस बार कम से कम 24 से 25 सीटों पर लड़ने का मन बनाया हुआ है। अगर वो महागठबंधन में नहीं जाते हैं तो इतनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, जो कि MY समीकरण आरजेडी का मुख्य वोट बैंक है, इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही नुकसान होगा। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिना नाम लिए हुए तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार बेचारे हो गए, उन्हें याद नहीं रहता, उनका उम्र हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर आपको ध्यान में रहनी चाहिए, नीतीश कुमार के बारे में भले आप कुछ भी बोल लें, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति की है, और खास बात यह है, आप नीतीश के ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं लगा सकते। दूसरा, महिलाओं के उत्थान के लिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने काम किए, चाहे वो नौकरी में आरक्षण देने की बात हो या इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने चलाई है और जिसके लाभान्वित महिलाएं हुई है बिहार में, वैसे इंडिया के अन्य राज्यों की अगर तुलना करें तो उसमें सबसे पहला स्थान बिहार का है। एक बात और जो सोचने वाली बात है वो ये कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से अन्य राज्यों के चुनाव हुए हैं, अब ये जो फ्री वाला स्कीम लॉन्च हुआ जो केजरीवाल ने दिल्ली में लॉन्च किया था, वो धीरे धीरे चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ये लगभग जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, ये अब बोनस के रूप में लोगों को मिल रहा है। आप पिछले साल 2 साल के जिस भी राज्य के चुनाव हुए हों, आप इसको उठा करके देख लीजिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अगर कोई घोषणा करती है और जो लाभान्वित इससे होने वाले हैं, अगर उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है तो आप मान करके चलिए कि वो उसकी वोट की बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। और नीतीश कुमार के ये कदम जो उन्होंने उठाया कि बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों को 400 रुपये जो पेंशन मिल रहे थे उसको बढ़ाकर उन्होंने 1100 रुपये कर दिए। इस पर हालांकि 1227 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन ये पैसे पहले भी 400 दिए जा रहे थे और अब उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए गए। और ये भी कहा गया कि हर महीने के 10 तारीख को खाते में ये पैसे चले जाएंगे। अब आप अंदाज लगा लीजिए, करीब 8 करोड़ बिहार के मतदाता हैं, इसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों को, जितने भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्या वो नीतीश कुमार को वोट ना दे करके जो लोग अभी सत्ता में नहीं हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो जिन्होंने 2500 रुपये का ऐलान किया हुआ है, अब प्रशांत किशोर भी 2000 रुपये की बात कर रहे हैं, केजरीवाल का अभी आना बाकी है, चूंकि घोषणा उसने भी कर दी है कि 243 सीटों। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि केजरीवाल
ने कहा है कि वो भी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी ये ऐलान किया कि बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इनको क्या वोट मिलेगा, कितनी सीटें जीतेंगी, ये तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर ये खड़े होते हैं 200-500 कुछ तो वोट काटेंगे ही, ये बात तो तय है। वो जो वोट कटेगा वो किसका कटेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ के चुनावी समीकरण और भी बदलेंगे, क्योंकि बिहार पूरे तरीके से यहाँ पर कास्ट की राजनीति होती है। जिस प्रकार से जातियों को ध्यान में रखकर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं, पार्टी का संगठन तक उसी के हिसाब से चलता है। इतना जातिवाद आपको दूसरे प्रदेशों में कम ही दिखाई देंगे, और समीकरण भी उसी के आधार पर चेंज होते हैं। दूसरी बात, बिहार में अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग सोशल मीडिया या ये कहें कि कम्युनिकेशन से अभी भी कोसों दूर है। और यही वजह है कि आज भी अगर बिहार के मुख्य नेताओं की अगर बात की जाए तो उसमें पहला नाम लालू यादव और फिर नीतीश कुमार जैसे नेताओं का ही नाम आता है। और अभी के समय में जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी उस समय भी वो बिहार भ्रमण पर निकले थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब चिराग पासवान रैली करते हैं, उनकी रैलियों में जिस प्रकार से लोग आते हैं, जिस प्रकार से युवाओं में उनके प्रति क्रेज है और वो वोट में तब्दील होता है, ये चिराग पासवान ने दिखा दिया। उनको इंस्टाग्राम पर धमकी भी दी गई, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। एक टाइगर मिराज इदरिसी नामक इंस्टा अकाउंट है जिसके आईडी से चिराग पासवान को धमकी दी गई और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। और पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिहार का गड़बड़ाया है, जिस प्रकार से गोपाल खेम का हत्याकांड हुआ और अभी 2 दिन पहले सेम तरह की घटना घटी है आरा साइड, ये एक नीतीश कुमार की छवि के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रशांत किशोर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन्होंने कई पार्टियों को चुनाव लड़वाया है, तो उनको क्या करना, कैसे करना, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट की भूमिका बहुत निभा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो बिहार के दूसरे केजरीवाल बनेंगे? क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो वो एक आंदोलन से निकल करके आया था, और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें की थी लोगों ने उस पर विश्वास किया। क्या वो काम बिहार में प्रशांत किशोर कर पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी उठता है, गठबंधन जितने भी बन जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिनको इन 2 दलों के अंदर, इन 2 गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार में छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं जो भले ही आपको लोकसभा में दिखाई नहीं दी, लेकिन विधानसभा में वो सारे के सारे दिखाई देंगे। और इन दोनों गठबंधन के अलावा तीसरा विकल्प जो बनता है वो है जनसुराज। और आप देखेंगे कि जनसुराज के साथ एक तो ये छोटे छोटे दल जो है ये, और इसके अलावा वो सारे नेता जिनको इन पार्टियों से टिकट नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से लड़ते हुए आपको चुनाव दिखेंगे। क्योंकि अभी कितना भी प्रयास कर लें
प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव है और क्या वो बूथ स्तर पर अपने मैनेजमेंट को मैनेज कर पाएंगे, उनके जो लोग हैं किस प्रकार से काम करते हैं, ये अभी सवालों के घेरे में। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति बिहार में बन रही है, ये बिहार के चुनाव को एक अलग दिशा में इस बार ले जाने वाली है। और जो वोटर आईडी का रिवीजन हो रहा है वो पूरा एक बार हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी मुख्य दल हैं उन सभी का फोकस बिहार पे बढ़ जाएगा, रैलियों का सिलसिला चालू हो जाएगा और उसके बाद अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो प्रशांत किशोर का चुनावी दांव इस बार कैसा रहेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, इसके अलावे जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो किस प्रकार से भूमिका निभाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो जैसे जैसे समय नज़दीक होंगे ये सारी बातें क्लियर होती जाएगी। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।